हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हमसफर जगजोत सर यहां पे आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होता हूं। लेक्चर नंबर 3 यकीन 5.0 में लेके मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है। दो लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं और दोनों लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूलेस बार बार रिपीट करे हैं। और उम्मीद करता हूं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी यहां से रिवाइज कर रहे हैं ना। मैं रिलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितनी भी डेरिवेशंस थी या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको आपको रिलेट करा सकूं इस चैप्टर से। सो अभी अब तक हमने दो लेक्चर्स में वो सारे रिजल्ट वो सब कुछ देखा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। ये लास्ट लेक्चर होगा आज इसका। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, 3 ही लेक्चर्स है इसमें, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वैसे भी मोस्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, या थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आज मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं आगे। ये लास्ट टॉपिक जो भी आज हमें डिस्कस करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है ससेप्टिबिलिटी। और हम लोग रिलेटिव परमियाबिलिटी के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होता है। ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी और इनके बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच के रिलेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है ना। ओके, 1 सेकेंड। इनके बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। तो यानी कि डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन होने वाला है आज। आज के सेशन में आपको थ्योरेटिकल वर्जन ज्यादा मिलने वाला है। इतने न्यूमेरिकल्स नहीं बनते जितने यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मुझे पता है आप लोगों को क्या लगता है कि सर जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना हमें बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल आना चाहिए और हम लोगों के पास नोट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें टाइप फॉर्म में भी यहां रख दी है ताकि आप लोगों को और मुझे भी ज्यादा टाइम उसको लिखने में ना लगे, हम उसको रीड करके जा सके एग्जामिनेशन से पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके। इसलिए काफी चीजें मैंने यहां टाइप फॉर्म में रख दी है, क्योंकि भाई थ्योरेटिकल वर्जन को ना हम ज्यादा नहीं खींच सकते। अपने को ना आदत होती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वैसी प्रॉब्लम्स को करने की। जब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो अपन उनका डब्बा गोल हो जाता है, बिल्कुल नहीं हम लोग समझ पाते। इसीलिए कोशिश ये करेंगे कि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, हम लोग थोड़ा सा उसको लर्न करके चले जाएं, प्रॉपर नोट्स हो जाएं। इसलिए मैंने टाइप फॉर्म में आज काफी काफी चीजें आपको नजर आएंगी, आज के लेक्चर में मिलेंगी। काफी थ्योरेटिकल चीजें आने भी वाली है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से मैं लिखवाऊंगा वो आप लोगों को नोट करने हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टरेसिस लूप के बारे में भी। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा हिस्टरेसिस हिस्टरेसिस लूप के बारे में, हिस्टरेसिस कर्व के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक, आज का ये लेक्चर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं आप लोगों के सामने। देखो क्वेश्चन क्या है यहां पे। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। जो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, इसलिए मैं कहूंगा इसको एक बार आप पढ़ लो। क्या कह रहा है? फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज निडल पी प्लेस एट पॉइंट ओ। पहले तो निकालो भाई ये कहां पड़ी है। यहां बोल रहा है फिगर में एक छोटी सी निडल पड़ी है पी प्लेस एट पॉइंट ओ। ये रहा पॉइंट ओ, यहां पड़ी है एक निडल, ये रही छोटी सी निडल। ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, चलो जी यहां तक हमें बात क्लियर हो गई, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। The other arrow shows different positions and orientation of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q। यानी कि अब उसने पता है क्या किया है, एक निडल हमारी P है जो कि यहां पड़ी है, इसको नहीं छेड़ रहा, इस वाली को नहीं छेड़ रहा। एक निडल Q है, इसको छेड़ रहा है। निडल का मतलब यहां दो बार मैग्नेट की तरह आप देख सकते हो। और आपको ये जो एरो दे रहा है वो डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो आप लोगों को एक लोकेशन तो पी फिक्स दी है, बट दो दूसरी लोकेशन है वो बदल रही है। कभी ये वाली क्यू वाली निडल को वो ऐसे रखता है, कभी यहां पे रख रहा है, कभी वो ऐसे उल्टा रख रहा है, कभी यहां सीधा रख रहा है, कभी यहां उल्टा रख रहा है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में वो क्या रख रहा है, इस वाली निडल को यहां पे रख रहा है डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन से।
और फिर आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। 6 अलग अलग लोकेशंस नजर आ रही है आपको। पहले उसने क्यू निडल को यहां रखा ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना, जहां इसका मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड है इस तरीके से। फिर इस निडल को यहां रखा जहां मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड है। फिर इस निडल को ऐसे रखा जहां मोमेंट इसका नीचे है। फिर ऐसे रखा, फिर उसने ऐसे रखा, फिर उसने ऐसे रखा। तो ये 6 डिफरेंट लोकेशन है, इसलिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 इसको नाम दिया गया। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ने में ही कभी कभी हमारी हालत टाइट हो जाती है। जब इतने लंबे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसा लगता पता नहीं कितना मुश्किल है, जबकि ये है बहुत आसान। अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम के हिसाब से एक चीज बता देता हूं। आप एक चीज याद रखना, मान लो आपकी निडल, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से मान लो आपने, जैसे आपकी ये निडल है, ठीक है ना, ये निडल मेरी पी है, ये मेरी निडल पी है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोचो होगी कैसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, इसको एक बार मैग्नेट की तरह कंसीडर कर लो। मान लो इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, इस तरीके से होगी ना, यहां से निकल रही होगी और यहां पे अंदर की तरफ एंटर कर रही होगी। और एक आधी बना देते हैं, इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे एंटर कर रही होंगी, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस होंगी, ये इस तरीके से कुछ जा रही होंगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ये पी वाली निडल है, जो हम पी निडल की बात कर रहे थे, थोड़ा मोटा करके बना देते हैं, ये अपनी वो पी वाली निडल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये हमारी पड़ी है ये निडल, ऊपर इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, वो किस केस में इक्विलिब्रियम है, किस में नहीं है। ओके, आपको याद है इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एक्सटर्नल फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक मोमेंट को रखते हैं। और इक्विलिब्रियम तब आता है जब एंगल उसका 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। कहने का मतलब है, अगर मैं कोई निडल ऐसे प्लेस करूं, समझना ध्यान से, अगर मैं कोई निडल ऐसे प्लेस कर रहा हूं, इस तरीके से निडल प्लेस कर रहा हूं जिसका मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड है, तो आप देख सकते हो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट राइट साइड है। पिंक वाली निडल को देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां है, राइट साइड, ये एरो मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें यहां से इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यहां पे थीटा मेरा 90 डिग्री होगा। ऐसे वाले केस में मेरा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, चाहे मैं यहां रखूं या फिर यहां रखूं, चाहे मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट साइड लूं राइट साइड लूं, इन दोनों ही केसेस में मेरा थीटा 90 डिग्री होगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों पोजीशन कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती। इस निडल को हमें फिक्स रखना है। एक्चुअली जो पी वाली निडल है ना, उसका काम क्या है यहाँ पे सवाल में, उसका काम है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखो और बाकी निडल्स पे उसका इफेक्ट देखो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का, पी वाली निडल की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बाकी सारी निडल्स पे देखो। बाकी सारी अलग अलग निडल नहीं है, एक ही निडल है जिसको अलग अलग लोकेशन पे रखा गया है। तो क्यू को उसने एक बार ऐसे रखा, एक बार ऐसे रखा, पर दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है, टॉर्क 0 नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता था टॉर्क का 0 होना, याद है ना, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है फिर तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यानी कि इन दोनों पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई निडल यहां पे रखी जाए, सोचो कोई निडल यहां पे रखी जाए, अगर आप ध्यान से देखो, इस निडल को मैं ऐसे रखूं, अगर मैं इस निडल को ऐसे रख रहा हूं, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, कितने एंगल पे है, सोचो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है और फील्ड नीचे है, इसके लिए थीटा कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर और फील्ड लाइन नीचे, है ना। तो इसके लिए थीटा कितना होगा इस वाले केस में, अगर हमारी निडल ऐसे पड़ी है, मान लो ऐसे पड़ी है, तो इस केस में मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। देखो जैसे यहां पे हम लोगों ने निडल रखी है, ये नीचे की तरफ है, इस केस के लिए थीटा सोचो क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले केस में देखें, यहां पे अगर ये ऊपर की तरफ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो थीटा 180 डिग्री होगा। पर अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की जगह यहां पे हो, 1 सेकेंड, ठीक है, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ हो, इंस्टेड यहां पे अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ ले लें तो क्या होगा, तो भी हम लोग देख सकते हैं क्या इफेक्ट आएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन, एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूं। अगर मेरी निडल का मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा कि हम लोगों को डायग्राम में दिया गया है, नीचे की तरफ हो, जैसे कि यहां पे दिया गया है नीचे की तरफ हो, यानी कि ऐसे हो, फील्ड भी नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक मोमेंट भी नीचे की तरफ है, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, 0 डिग्री। और इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और देखो जरा ध्यान से, यहां पे जो निडल पड़ी है ये ऊपर की तरफ है,
यहाँ पे जो निडल पड़ी है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि अगर हम कोई निडल यहाँ रख दें नीचे की तरफ, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई निडल रखें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। और अगर आप फील्ड देखो, फील्ड इसके पैरेलल है ना, फील्ड इसके पैरेलल है, फील्ड भी ऊपर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक मोमेंट भी देखो यहाँ पे अगर हम फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इधर होगी और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा, यानी कि इस केस में भी मेरा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यानी कि ये दोनों ही इक्विलिब्रियम है, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दोनों लोकेशन इक्विलिब्रियम है और स्टेबल है। इस लोकेशन पे स्टेबल इसलिए क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ जा रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर है, तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं बाकी लोकेशंस पे, यानी कि यहां पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ दिया गया है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ हो, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मान लो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ हो और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि टॉर्क तो 0 होगा, इक्विलिब्रियम तो होगा पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। टॉर्क 0 है, 180 डिग्री एंगल पे टॉर्क 0 हो जाएगा ना, साइन थीटा की जगह आप साइन 180 डिग्री डाल दोगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे टॉर्क तो 0 है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। लास्ट सबसे ऊपर वाली लोकेशन पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यहां पे भी जो मेरा थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, तो यहां पे भी अनस्टेबल। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें डिफरेंट लोकेशन पे हमें समझ में आ गया, इन दोनों लोकेशन पे तो मुझे पता है टॉर्क ही 0 नहीं है, तो यहां तो इक्विलिब्रियम है नहीं, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। उसने पहले बोला इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, पहले वो कह रहा है इक्विलिब्रियम है ही नहीं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में इक्विलिब्रियम नहीं है? हमने देखा था ये Q1 वाली में और Q2 वाली में इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना Q1 Q2। ऐसे ही करना होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यानी कि Q1 Q2 लोकेशन पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम देयर इज अ स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो स्टेबल किस किस में था हमने देखा था, एक इसमें स्टेबल था और एक इसमें स्टेबल था, है ना। इन दोनों में थीटा मेरा 0 डिग्री था ना, इन दोनों के लिए थीटा मेरा 0 डिग्री था, तो दोनों जगह मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि Q3 एंड Q6 स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस में आया था अगर हम ध्यान से देखेंगे, Q5 और Q4, ठीक है, Q5 एंड Q4 में मुझे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। Which configuration corresponds to the lowest potential energy? पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में नेगेटिव होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेगेटिव होती है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। जब थीटा मेरा 0 डिग्री होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, स्मॉलेस्ट होती है। पर अब आप ध्यान से देखो, इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से सेम है, जितना डिस्टेंस इसका यहां से रेडियस जितना, उतना ही डिस्टेंस यहां से है, तो दोनों से डिस्टेंस सेम है। पर अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी लोकेशन है इसकी, इस निडल के लिए ये कौन सी लोकेशन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इक्वेटोरियल, और ये वाली लोकेशन कैसी है, एक्सियल। देखो पीछे वाले डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली लोकेशन कैसी है, ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के बराबर है, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। बट इस निडल के लिए आप देखो कोई निडल ऐसे पड़ी है और इसके इधर है, ये कैसी लोकेशन है, इक्वेटोरियल, और ये कैसी है, एक्सियल। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे पड़ा है इसके, तो इक्वेटोरियल पे फील्ड कम होती है और यहाँ पे एक्सियल लोकेशन, एक्सियल पे ज्यादा होती है। और आपको पता है यहाँ नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो ज्यादा होता है। हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे वो होगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, यहाँ पे जो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट है माइनस बी इक्वेटोरियल, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्सियल पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस बी इंटू बी एक्सियल। और आपको पता है एक्सियल की फील्ड ज्यादा होती है, तो बी एक्सियल क्या है अगर आप जानते हो, ग्रेटर देन है बी इक्वेटोरियल, तो हमें स्मॉलेस्ट एनर्जी चाहिए, जो कम वाली एनर्जी है वो एक्सियल वाली होगी, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा हो उतना छोटा होता है। अरे -10 -4 से छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा ना। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे बी एक्सियल ज्यादा है, बी इक्वेटोरियल कम है, क्योंकि जो बी एक्सियल होता है वो ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल होता है, ये आप लोग जानते हैं। बी एक्सियल
इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। ये सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन अब बिल्कुल खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन में बस इतना समझना था कि इन दोनों जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पर उसमें भी ज्यादा एनर्जी कम यहाँ पे होगी। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ पे वीक होगी। यहाँ पे मेरी इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे मेरा एक्सियल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और एक्सियल पे फील्ड ज्यादा होती है और वो नेगेटिव में ज्यादा नंबर होगा तो ये ज्यादा मिनिमम होगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा Q6 लोकेशन। Q6 पे मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी मेरी Q6 पे होगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट से देखा जाए, ये देखने में लग रहा था कि शायद आराम से हो जाएगा, बट आराम से हो तो जाएगा, बट इसमें पार्ट्स बहुत सारे हैं। मैंने एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन किया है। अभी भी अगर कोई चीज आपको ऐसा लगता है नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर से देखो और एक एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। मेहनत करोगे हो जाएगा। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप जानते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करके थोड़ा इजी हो जाएगा समझाना, इसलिए मैंने पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी एक बार रिकैप करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि आप या तो बोल दो मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक ही बात है, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सबसे पहले। यहाँ पे क्या होता था मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या मतलब होता था इसका? अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि भाई कोई भी अगर हमारे पास लूप पड़ा है ना, कोई भी अगर लूप कह रहा हूँ सॉरी, हमारे पास कोई भी स्पेसिमेन पड़ा है, उसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसका इंपैक्ट पड़ता है ना। यानी कि अगर हम कोई भी स्पेसिमेन इस तरीके से रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिमेन का मतलब है कोई भी मटेरियल, किसी भी तरीके का मटेरियल अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, हमने देखा था यहाँ पे ये मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, बी एक्सटर्नल। इसको हम लिख सकते थे म्यू नॉट एच, याद है? इसको हम क्या लिख सकते थे? म्यू नॉट एच, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते थे, दिस इज डिफाइंड एज म्यू नॉट एच। और यहां से आप एच को डिफाइन कर लेते थे बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है ना। बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इस तरीके से हम इसको लिखते थे। और अंदर भी हमारे पास एक फील्ड इंड्यूस होती थी, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आती थी। हम लोगों ने देखा था मटेरियल के अंदर एक फील्ड आएगी जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। क्यों आती थी? क्योंकि मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो तो वहां कुछ ना कुछ इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको क्या बोलते थे? एच वेक्टर को मैग्नेटाइजिंग या फिर फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते थे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर फील्ड इंटेंसिटी भी इसको कहा करते थे। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, हमने देखा था इसकी वजह से एक पोल्स जनरेट होते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स कह सकते हैं आप उसको, पोल स्ट्रेंथ जनरेट होती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कहते थे कि यहाँ पे कुछ इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ रहा है। और वो हो सकता है इसी की डायरेक्शन में, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिज्म आता था क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पोल्स क्रिएट हो जाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो सकते हैं, है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो हमने देखा था यहां से एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म आता था। ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म किसके इक्वल होता था? म्यू नॉट टाइम आई, और इसी आई को हम क्या बोलते थे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यही आई क्या है मेरा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको और भी हम डिफाइन कर सकते थे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करा करते थे? हम देखते थे यहां पे जो भी हमारे पोल्स जनरेट हुए हैं, दिस डिवाइडेड बाय एरिया, दिस डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हम लोगों ने देखे थे फॉर्मूले लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती थी, फील्ड इंटेंसिटी होती थी, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और ये क्या होता था मेरा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये वो है जो इंडक्शन की वजह से आया है, जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अंदर इंडक्शन हुआ है उसकी वजह से हुआ है, यानी कि अंदर जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से हुआ है। ये हमारा क्या होता था? म्यू नॉट आई, या फिर हम यहां से
आई को m/a या फिर m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और अब बात करें इन दोनों के आपस के रिलेशन में, अगर हम ध्यान से देखें इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो हमने देखा था जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड होगी उतना ज्यादा इंडक्शन होगा। यानी कि यहां पे जो I है दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, जो भी हमने H दिया है, यानी कि I को हम लिखते थे कुछ काय टाइम्स H, इसी को हम सक्सेप्टिबिलिटी कहते थे। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, यही हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, इसी को हम बोला करते थे। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किन के लिए पॉजिटिव होती है, किन किन सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव होती है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यहां पे आप देख सकते हो। इसी के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हम बी इंड्यूस को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, सक्सेप्टिबिलिटी टाइम्स जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है काय पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो अंडर इंडक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है। अगर काय पॉजिटिव होगा तो अंदर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, काय नेगेटिव है तो फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगी, अगर हम सोचे इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सोचो इसके अंदर बी टोटल, ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें यानी कि वो कितनी होगी, इसी को हम खाली बी टोटल या फिर बी लिख देते हैं। मतलब अब से अंडरस्टूड है, जब हम खाली बी लिख रहे हैं तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऑब्वियसली वो वेक्टर सम होगी एक्सटर्नल फील्ड का और ये अंदर इंड्यूस जो हो रही है उसका। यानी कि अगर आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो वो यही हो जाएगी जो इंड्यूस हो रही है और एक्सटर्नल फील्ड है, दोनों का सम। ठीक है ना, इन दोनों का जो सम होगा वही हम लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड देगा। इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आप बी इंड्यूस को लिख सकते हो म्यू नॉट आई, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। और अगर हम ध्यान से देखें यहां पे हम लोग आई को भी क्या लिख सकते हैं, काय टाइम्स एच, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एच। और अगर आप यहां से म्यू नॉट एच को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस काय, और एच को मैं इस साइड लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अगर हम ध्यान से देखें ये मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस काय इनटू एच। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें, जब अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, अगर हम एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, फॉर वैक्यूम अगर हम ध्यान से देखें, फॉर वैक्यूम हम जानते हैं अगर वैक्यूम होगा कोई मटेरियल नहीं होगा, तो हम क्लियरली एक चीज जानते हैं, अगर वैक्यूम है कोई मटेरियल नहीं है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही बराबर हो जाएगी, कुछ इंड्यूस होगा नहीं, है ना। उस टाइम उस केस में कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, इंड्यूस होगा नहीं, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड ही बी के इक्वल हो जाएगी, ये तो होगा नहीं। यानी कि उस केस में हम लोग ये भी कह सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच, यानी कि वहां पे मेरा काई क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब वैक्यूम के लिए हम काई को क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। फॉर वैक्यूम काई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उस केस में जीरो कैसे आई अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वहां पे म्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस काई के बराबर हो जाएगा। और यहां पे डेफिनेटली मेरा काई क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ये वैक्यूम के लिए है। रियलिटी में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हम किसी मटेरियल में जाते हैं तो हम लोग 1 प्लस काई को एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू आर, यानी कि रिलेटिव, हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमियाबिलिटी। इसका नाम है रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो दिस इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमियाबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 प्लस काय को ही हम रिलेटिव परमियाबिलिटी कहा करते हैं। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ना काय की ना म्यू आर की, दोनों डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। कभी इसकी यूनिट डायमेंशन आ जाए तो समझ जाना झोल है भाई, खतरा है सर। अगर डायमेंशन पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है तो खतरा है सर, क्योंकि इसकी यूनिट डायमेंशन होती नहीं है। याद रहेगा, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। म्यू नॉट की है पर म्यू आर की नहीं है। रियलिटी में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इन सम मीडियम, है ना, इन एनी मीडियम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम म्यू टाइम्स एच लिख सकते हैं। जैसे वैक्यूम के अंदर हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, मीडियम के अंदर म्यू टाइम्स एच लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया म्यू नॉट म्यू आर एच। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, नीचे एक एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ रहा था,
जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे, यहां पे म्यू आर आता है, इसको रिलेटिव परमियाबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। किसी भी मटेरियल के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड ये मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल आपको म्यू नॉट म्यू आर एच मिलेगा, यानी कि वो यही फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को अगर आप यहां से कंपेयर करोगे तो म्यू आर की वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस काय। ये किसके बराबर है अगर हम ध्यान से देखेंगे, म्यू आर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगाने उतने लगा दो भाई। ठीक है, ओके। सो ये हम लोग समझ सकते हैं। अब काय हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। कभी कभी ये पॉजिटिव भी होगा, कई कई मटेरियल के लिए नेगेटिव भी होगा। जैसे कि हम डायामैग्नेटिक पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव आएगा। काय का पॉजिटिव होने का मतलब समझो बस, अगर ये पॉजिटिव है, अगर काय मेरा पॉजिटिव है तो मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन करोगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से भी ज्यादा होगी, तो काय पॉजिटिव है। और अगर काय नेगेटिव है तो ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। पॉजिटिव काय मतलब अंदर फील्ड बढ़ गई, नेगेटिव काय मतलब घट गई। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मैंने यहां परमियाबिलिटी आपको पढ़ाया है, यहां डेफिनेशन जरूर लिख दी आप लोगों के लिए। डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन एंटर अ सब्सटेंस कॉल्ड परमियाबिलिटी। आप लोग अगर सोचे परमियाबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो यहां मैंने डेफिनेशन मैंने कहा था थ्योरेटिकल वर्जन में डालता रहूंगा। और आपको पता है परमियाबिलिटी ऑफ अ मीडियम किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और आप जानते हैं म्यू आर 1 प्लस काय है। म्यू नॉट की यूनिट होती है, हाँ। म्यू की यूनिट होती है, हाँ। म्यू आर की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि म्यू आर एक्चुअली म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट है। ये रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है ना, म्यू आर की यूनिट नहीं है। म्यू नॉट और म्यू की यूनिट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। म्यू नॉट की यूनिट हम जानते हैं, हम लोग फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हम लोगों ने इसकी डेराइव भी की थी। ठीक है, जैसे देखो यहां पे क्वेश्चन है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसने कहा कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नहीं जानते, छोड़ो, भूल जाओ। बट उसने दे दिया ना उसकी हमें, तो हमें तो बस इसको यूज करना है। ठीक है, हम लोगों को उसकी ससेप्टिबिलिटी दे दी 99, तो ससेप्टिबिलिटी कितनी दे दी हमें, 99। द परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि म्यू पूछ रहा है। म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर को आप लिख सकते हो 1 प्लस काय। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि म्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। देखो इसकी यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पेयर मीटर, है ना। आप वेबर को जानते हो क्या होता है, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है ना, वेबर यहाँ पे जो है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं, पर फिर से देख लो। जो वेबर होता है वो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम वेबर कहते हैं, जिसको आप WB से लिखते हो। ठीक है, तो म्यू नॉट की जगह डाला ये 1 प्लस काय, कितना हो गया 1 प्लस 99, यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि बन गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। ठीक है ना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो आप आराम से, है ना। यानी कि ये आप देख लो, इसको आराम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या कह रहे हैं, एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम। यहां पे आयरन रॉड की वॉल्यूम दे दी है आपको। ठीक है ना, ये इसकी वॉल्यूम दे दी है। इसके बाद और क्या दिया है, रिलेटिव परमियाबिलिटी इसकी दे रखी है 1000, यानी कि 1 प्लस काय, यानी कि म्यू आर हम लोगों को दे रखा है 1000। इट इज प्लेस्ड इन अ कोर ऑफ अ सोलोनॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि ये स्मॉल एन है। ठीक है ना, इसको 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों ना इसको ऐसा यूनिट में अभी से कन्वर्ट कर ले। 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय इसको आप 1/100 मीटर लिख सकते हो, यानी कि आ जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर। 1000 टर्न्स पर मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, यानी कि हमें करंट भी दे दिया, यहां पे जो करंट दे दिया 0.5 एम्पेयर दे दिया। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोड। अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक मोमेंट तो हम जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट, मान लेते हैं हम इसको m से लिखते हैं, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था NIA, यही पढ़ा था। n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, याद है, NIA नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है यहाँ पे, करंट है, ठीक है ना, और A क्या है यहाँ पे, एरिया। बट यहाँ पे कोई और मीडियम भी है। अभी इससे पहले जब हम कोई क्वेश्चन करते थे तो मीडियम नहीं आता था,
मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे तो बिना मीडियम के निकालते थे, पर यहां पे हमें मीडियम भी देखना पड़ेगा, यानी कि यहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, याद रखना वो है म्यू आर। इसको याद रख सकते हो, यानी कि इससे पहले एनआईए हम फॉर्मूला बोल देते थे, वो वैक्यूम में होता था। वो कहां होता था? वैक्यूम में। वैक्यूम में पढ़ते थे, आइए, है ना, बोलते थे ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, आइए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एनआईए। अब भैया मीडियम डाल दिया तो एनआईए के साथ मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आएगा, यानी कि ये जस्ट फॉर्मूला हमें यूज करना है। अच्छा, अब बात करें अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हमें पता है कैपिटल एन इंटू एल, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं स्मॉल एन हमारा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो कैपिटल एन हो जाएगा एन इंटू एल। ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन इंटू एल इंटू एरिया इंटू आई, ठीक है, और इंटू म्यू आर। और क्या कर सकते हैं? लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया ही तो वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू एरिया को वॉल्यूम लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम इंटू आई इंटू म्यू आर। और अब सबको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ है। अब सब कुछ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है 1000 है, ठीक है ना। वॉल्यूम की अगर हम बात करें 10 की पावर -3 है। करंट की अगर हम बात करें 0.5 है। म्यू आर की बात करें तो वो भी हम लोगों को कितना दिया गया है? 1000 दिया गया है, ठीक है। ये 10 की पावर -3 1000 से कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका? बोलो, 500 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 इंटू 10 की पावर 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है? समझना ध्यान से बस, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज क्या हमें करनी पड़ रही है? म्यू आर मल्टीप्लाई करना है। और क्या करना है? ध्यान से देखें, यहां नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया ना तो एग्जाम में एक स्टेप आप गलत कर दोगे। वहां एक गलती आप देख सकते हो, सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, वो भारी पड़ जाएगी हमें एक गलती। तो वो एक गलती हमें यहां पे नहीं करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया, उसको पर मीटर में कन्वर्ट जरूर कर ले। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में, एसआई यूनिट में दी थी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। देख सकते हो आसान सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें जो अपना फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है ना वो ये है। इसमें जो अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है ना वो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसको हमने पूरा ये डिराइव कर लिया ये, ठीक है ना। ये अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों ना इसको याद रख लिया जाए, याद रखोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर। सो यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, जो हमारे चर्चा का विषय रहने वाले हैं। इस पूरे आने वाले यूनिट में जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ये डिस्कशन करा जाएगा। यानी कि 3 तरीके के सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ऑल सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, इनको इसी तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। 3 तरीके के सब्सटेंसेस, इसके अलावा भी बहुत होते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, बट जो अपने सिलेबस का पार्ट है, हमें इससे बाहर नहीं भागना है, हमें इसके बाहर नहीं निकलना है। हमें इन तीनों के बारे में ही चर्चा करनी है, पैरा, डाया और फेरो। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस जो करने वाला हूं वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में करने वाला हूं। मैंने कहा था मैं पहले से ही चीजें लिख के रखूंगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम व्यस्त ना हो, आपको लिखने का टाइम ना जाए। यहां पे आप लोगों को इसको नोट्स को पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल वर्जन ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, यहां पे क्या लिखा गया पहले एक बार रीड करते हैं। इसके बारे में मैं भी और 10 बातें अभी और भी बताऊंगा। जो यहां लिखा है ये तो सिर्फ है ही, ये तो बेसिक चीजें, इसके अलावा क्या है वो मैं बताऊंगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मान लो आपके पास यहां पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपको इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस नजर आ रही है, इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, और आपने इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और आपको ये रिपल्शन, ये रिपेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? ये रिपेल होता हुआ। ये रिपेल कब हो सकता है? जब यहां क्या क्रिएट हो जाए? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए। मतलब ये रिपेल होता हुआ अगर आपको नजर आ जाता है तो आप डेफिनेटली कहोगे ये कैसा मटेरियल है। अगर ये रिपल्शन होता हुआ नजर आ रहा है तो आप कहोगे ये कैसा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक, यानी कि ये मैग्नेट से रिपेल होता है, रिपल्शन फील करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे इसमें जो आप लोग सब्सटेंसेस देख सकते हो, बिस्मथ,
एंटीमनी, गोल्ड, क्वार्ट्ज, वाटर, एल्कोहल। आप कहोगे सर हमने वाटर को तो कभी देखा नहीं, बहुत कम इफेक्ट आता है इसलिए हमें समझ नहीं आता, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वाटर, एल्कोहल, क्वार्ट्ज, एंटीमनी, गोल्ड, बिस्मथ, इन सभी में ये मटेरियल कैसे होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब थोड़ा सा इसके ओरिजिन पे जाते हैं, गहराई में थोड़ा सा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पे अगर हम फोकस करें तो आप इसमें एक याद रखना, इसमें ऑलवेज है ना, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रहेगा, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे कोई मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट नहीं होता, यानी कि आप ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज जीरो, कोई मैग्नेटिक मोमेंट उससे एसोसिएट नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, कोई इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इससे एसोसिएटेड नहीं है। और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, दिस वर्क्स ऑन लेंस लॉ, डायमैग्नेटिज्म एक तरीके से लेंस लॉ की तरह काम करता है, यानी कि आपके पास कोई शेल है जिसके अंदर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक अ लूप। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं हल्का बहुत यहां इंट्रोड्यूस कर दूंगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके लूप में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से एंटर कराने की कोशिश कर रहा है तो ये रिपल्शन करता है, ये मैग्नेट को बाहर की तरफ फेंकता है, ये लेंस लॉ में होता है, ठीक है ना, दिस इज लेंस लॉ, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ये हम लोगों को एक तरीके से इंड्यूस करंट देता है, तो यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि ये रिपल्शन करता है, अगर इसके अंदर फील्ड आप एंटर कराओगे तो ये उसको रिपेल करेगा। तो आप याद रखना यहाँ पे इट वर्क्स ऑन लेंस लॉ, इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म क्यों जनरेट होता है, अगर आपसे कोई बोले तो आप कहोगे दिस इज बेस्ड ऑन लेंस लॉ, यानी कि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट पहले से नहीं है, पर एक्सटर्नल फील्ड में ये आपको अपोज करेगा। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड यहां से ऑन करोगे, ठीक है ना, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर इसके पास रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड देगा, इसी को लेंस लॉ कहते हैं। तो इट वर्क्स ऑन लेंस लॉ, यानी कि यहां पे आपसे कोई पूछे क्या इसके पास पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट था, तो आप कहोगे नहीं, इसके पास अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो मैग्नेटिक मोमेंट होता। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए गायब हो गया, अगर एक क्लॉक घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉक घूम रहा है तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, अगर हम देखें ध्यान से, दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें, देखो क्या हो रहा है, हमने एक एक्सटर्नल फील्ड दी है, ये बी नॉट क्या एक तरीके से मैंने बोला मेरी एक्सटर्नल फील्ड है। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ डायग्राम पहले से बना के इसलिए रखा है ताकि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी चेक करा जाए, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस डायग्राम में। देखो आप अगर ध्यान से देखो, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व की, बाहर से जब फील्ड आ रही है अंदर जाने के बाद फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और मटेरियल के अंदर कम फील्ड लाइन है, देख रहे हो, बाहर ये फील्ड लाइन ऐसे थी, जैसे ही मटेरियल आया फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाने लगी और मीडियम के अंदर कम फील्ड लाइंस है, यानी कि इसके अंदर नेट फील्ड कम होती है। तो आप क्लियरली ये देख सकते हो, जैसे ही अगर आप इस तरीके से आपकी फील्ड लाइन है ना, मान सकते हैं, जैसे मैं दोबारा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लो ये मेरा मटेरियल है, ठीक है, और हम एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, मेरी एक्सटर्नल फील्ड ऐसे आ रही थी, इस तरीके से मेरी एक्सटर्नल फील्ड थी, और जैसे ये मटेरियल के पास पहुंचेगी ये रिपेल करने लगेगी, बाहर से निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, बहुत कम फील्ड लाइन इससे पास करेंगी, यानी कि जो अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, अंदर बहुत कम फील्ड होगी, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। यही चीजें यहां लिखी हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दीज सब्सटेंसेज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल, फीबल का मतलब वीक, फीबल का मतलब वेरी वीक, वीक मतलब जानते हो ना कमजोर, मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं ये, अपोजिट टू डेट, है ना,
दिस इज मैग्नेटाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। किसके अपोजिट? अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके अंदर, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में होगा, इसके अंदर हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा, बट जो वो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड सब्सटेंस इज स्मॉलर देन दी आउटसाइड। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्या यही बात मैंने भी बताई है? बट इसको वर्ड्स में मैं ज्यादा नहीं लिखवा सकता क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से नोट करके रखा है, बट मैं इसको एक एक चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो और क्या है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? ठीक है, ये भी समझना है हमें। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? इट मूव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि देखो, मैं यहां नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले बना के दिखाता हूं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, इस तरीके से जा रही है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहां पे वीक है, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन पास पास है, यहां पे दूर दूर है। तो आप कह सकते हो ये रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का है। यहां पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है पता है ना? कौन बताएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? सोच पा रहे हो? अरे सर, फील्ड लाइंस पास पास, जब फील्ड लाइंस बहुत पास आती हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, यहाँ फील्ड लाइंस दूर है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली वीक फील्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे जो फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी है? वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ठीक है ना, मान लो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आपने ब्लू कलर का यहाँ पे रख दिया, तो ये अपने आप ही क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप इसका मोशन ऑब्जर्व कर सकते हो। यही लिखा है, these substances move from the stronger to weaker part of the external magnetic field as they acquire magnetization in opposite direction, hence these are weakly repelled by the magnetic field। तो आपसे कोई बोले दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं। इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है? और देख सकते हैं, इफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज फिल्ड इन अ नैरो यू ट्यूब, तो हम एक काम कर देते हैं, इसको बना देते हैं, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक नैरो यू ट्यूब में बना देते हैं। इस तरीके से यू शेप ट्यूब ले ली हमने। ठीक है, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल यू शेप्ड है। ठीक है ना, तो ये हमने यू शेप्ड ट्यूब ले ली। हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं, इस तरीके की ट्यूब हम ले चुके हैं पहले भी, तो हमने इस तरीके की एक ट्यूब ले ली। और इसमें क्या कह रहा है? इसके अंदर मान लो हम लोगों ने ये मटेरियल भर दिया। ठीक है, कैसा मटेरियल भरा हुआ है इसमें? कौन सा? डायामैग्नेटिक। कैसा मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर? डायामैग्नेटिक। अभी हम डायामैग्नेटिक की बात ही कर रहे हैं ना। और अब वो क्या कह रहा है? इफ वन लिम्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि मैं क्या करूं, मान लेता हूं यहां पे मेरा कोई नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और यहां पे मैंने मान लिया मेरा साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? इस डायरेक्शन में होंगी। तो ऐसे में क्या होगा? ये ना रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये क्या होता है? रिपेल होता है। तो इस वजह से जो ये लेवल है ना, ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये लेवल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये रिपल्शन फील करेगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि थोड़ी देर बाद आप क्या नोटिस करोगे, अगर आप इसको इस तरीके से रखोगे तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि ये लेवल नीचे आ जाएगा, ये लेवल ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, तो ये रिपल्शन की वजह से नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ड्यू टू रिपल्शन ये लेवल नीचे चला जाएगा। तो आप देख सकते हो लेवल नीचे की तरफ चला गया है यहां पे, है ना। तो आप देख सकते हो जो इसका लेवल है वो नीचे की तरफ चला गया, इसका जो लेवल है वो डाउन मूव कर गया, नीचे की तरफ चला गया। ये वाला लेवल जो है नीचे की तरफ आ गया, दूसरा बढ़ के हो गया। ऑब्वियसली अगर ये नीचे जाएगा तो वहां से तो ऊपर आएगा ही, क्योंकि ये वाला जो लिम्ब है या फिर ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में था, ड्यू टू रिपल्शन ये नीचे चला गया। यही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको रीड कर सकते हो, देखो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। इफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज फिल्ड इन अ नैरो यू ट्यूब
एंड वन लिम्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा ही हमने किया है। देन द लेवल ऑफ लिक्विड डिप्रेसेस व्हेन द फील्ड इज स्विच ऑन, जैसे आप फील्ड यहां ऑन करोगे ये नीचे की तरफ चला जाएगा। द रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1, यहां पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे आपको अगर हम बात करें सक्सेप्टिबिलिटी की, तो ये इसकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव। नेगेटिव भी है और स्मॉल भी है, छोटी बहुत है, 1 से बहुत छोटी है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, पर है कैसी, नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो किसी सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक कह रहे हो, उसकी वैल्यू 0.002 है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी देखोगे वो 1 प्लस काई होता है, और ये मेरा 1 से छोटा आएगा क्योंकि काई नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोटा नंबर आएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी होगी। और अगर हम ध्यान से देखेंगे काय जो है मेरी सक्सेप्टिबिलिटी वो इसके लिए नेगेटिव होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए काय नेगेटिव है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टर। मैंने सब कुछ इसके बारे में पहले लिख दिया क्योंकि सुपर कंडक्टर्स इतने ज्यादा हमारी बुक्स में मेंशन नहीं है, बट मैं चाहूंगा आप एक स्लाइड देख लें इसकी और उससे सारी चीजें क्लियर कर लें। ये एक्सेप्शनल मटेरियल्स हैं, सुपर कंडक्टर आर एक्सेप्शनल मटेरियल्स। ये सुपर कंडक्टर है, सुपरमैन जानते हो ना, है ना, सारी शक्तियां होती हैं जिसके पास, वैसा ही है, ये सुपर कंडक्टर है। इसमें कंडक्टर की सारी खूबियां भर रखी है, यानी कि एकदम आइडियल कंडक्टर है। अब आइडियल कंडक्टर क्या होता है सर, जो बहुत ज्यादा करंट दे दे, जो बिल्कुल रेजिस्टेंस ना दे, वो आइडियल होता है, यानी कि सुपर होता है। तो ये सुपर कंडक्टर ही है, यानी कि सुपर कंडक्टर में भी यही होता है कि इसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट गायब आ जाती है, कोई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आता इसमें, ये एकदम सुपर डुपर है ना, सुपर से भी ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर से ऊपर वैसे हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है, तो हम सुपर ही पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर। ओके, तो सुपर कंडक्टर यही है। अगर हम ध्यान से देखें क्या है, दीज आर द मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। अब आप कहोगे सर रियलिटी में सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर आप किसी कंडक्टर को बहुत बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे ले जाओ, हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घट जाती है कंडक्टर्स में, तो वही हम कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बहुत कम कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है अगर हम मेटल्स को कूल कर दें बहुत कम टेम्परेचर पे, है ना, बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएं, नेगेटिव केल्विन में ले जाएं, काफी कम कर दें, दे एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, पर इससे डायमैग्नेटिज्म भी परफेक्ट हो जाता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, इसको मैग्नेट के पास लाओ, ये मैग्नेट से बहुत दूर भागेंगे, मैग्नेट को भी धक्का मारेंगे और खुद भी दूर जाएंगे, है ना। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, इनके लिए काई की वैल्यू बिल्कुल -1 है, काई की वैल्यू -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इनके लिए जो हमारी सक्सेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -1 है, इससे मिनिमम सक्सेप्टिबिलिटी आपको मिल ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो याद रखना काई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, काई की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, और वो सुपर कंडक्टर्स के पास होती है। इसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 है, ठीक है ना, इसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी बिल्कुल 0 है, यानी कि ये 100% अपोजिशन दिखाता है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब अगर आप इन मटेरियल्स को ले आओ, इन मटेरियल्स को अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे ना, तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकती, नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। इसको माइजनर इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि अगर आपके दिमाग में कहीं चल रहा हो कि ऐसा कुछ इफेक्ट नाम हमने सुना है, हमें पता नहीं है, तो आपको पता है सुपर कंडक्टर्स के अंदर जो हम देख रहे हैं परफेक्ट, ये जो मैग्नेटिज्म देख रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म वाला इफेक्ट देख रहे हैं, इसी को माइजनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, माइजनर इफेक्ट बोलते हैं। सुपर कंडक्टर रिपेल्स मैग्नेट, ये तो हमने पहले ही देखा था, सुपर कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेट से रिपेल होगी क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अगर आप सोचो, इसका यूज क्या है या फिर एप्लीकेशन क्या है, तो वो ये है, इसका यूज और एप्लीकेशन आप लोगों को मैग्नेटिक ब्रेकिंग में दिख जाएगा, फॉर रनिंग मैग्नेटिक लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन, उनमें भी आप देख सकते हो। लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन का मतलब जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर, लेविएटेड, लेविएटेड का मतलब हवा में होते हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत अच्छा मटेरियल है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, सुपर कंडक्टर्स बेस्ट मटेरियल ये
हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं। The susceptibility of such material is always small and negative. It is constant and does not vary with field or temperature. ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे मटेरियल का जो ये है नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं इसके सक्सेप्टिबिलिटी की बात करूं तो कैसी दिखेगी आपको? अगर हम इसकी सक्सेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो इसकी सक्सेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। इसकी सक्सेप्टिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है, बट इसकी सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव है और छोटी है, यानी कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है ना? कांस्टेंट सक्सेप्टिबिलिटी है इसकी, जो सक्सेप्टिबिलिटी है वो वेरी स्मॉल है, नेगेटिव है और कांस्टेंट भी है, इसलिए आप देख सकते हैं ऐसा ग्राफ है। ठीक है ना? इट डज नॉट वेरी विद फील्ड और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर फील्ड किसी के साथ वेरी नहीं करती, इसकी सक्सेप्टिबिलिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ सक्सेप्टिबिलिटी। देखो नीचे आ रहा है नेगेटिव होगी इसकी सक्सेप्टिबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये नेगेटिव ग्राफ क्यों आया है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करें वो क्या होता है? वो होता है काई टाइम्स एच, होता है ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काई टाइम्स एच। और यहां पे जो स्लोप आएगा हम ध्यान से देख सकते हैं वो कितना हो जाएगा? काई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे जो स्लोप है वो काय है और स्लोप नेगेटिव है ना? स्लोप हमारा कैसा है? नेगेटिव भी है। हम देख सकते हैं इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव भी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप भी नेगेटिव है हमारा। तो यहाँ पे ये कैसे पास करेगा? इस तरीके से पास करेगा, क्योंकि इसने ओरिजिन से पास करना है। तो ये वाली लाइन होगी। इस क्वाड्रेंट में हम नहीं ला रहे क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहे, इसलिए इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। ठीक है ना? नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ जो ओरिजिन से पास करे, इसका ग्राफ ये बनेगा। इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पे इंपॉर्टेंट है एक तो सक्सेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, दूसरा ग्राफ आपका आई वर्सेस एच, आई एच कर्व यहां पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? ये डायमैग्नेटिक से अपोजिट है। जैसे डायमैग्नेटिक रिपल्शन फील करता था, ये अट्रैक्शन फील करेंगे, यानी कि मैग्नेट की तरफ जाएंगे, ये मैग्नेट से अट्रैक्शन फील करेंगे, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय फील्ड। एग्जांपल ऑफ सच मटेरियल्स आर प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, CuSO4, जिनमें बहुत कम आता है, बहुत फीबल यानी बहुत ही कम मैग्नेटिज्म आता है, पर आता है। यहां पे इन मटेरियल की अगर मैं बात करूं, इनके पास क्या होता है? दीज मटेरियल्स, अगर हम बात करें दीज मटेरियल्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एटम्स ऑफ दीज मटेरियल्स, एटम्स ऑफ दीज मटेरियल्स, अगर इन मटेरियल्स के एटम्स की बात करें, हैव सम डाइपोल मोमेंट, उनके पास डाइपोल मोमेंट है, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? मैं सिर्फ एटम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई कंपाउंड भी हो सकता है एटम, या फिर हम लिख सकते हैं और कंपाउंड जो भी है ना? अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो भी इसका एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम जो भी है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है ना? हर एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। बट इतना याद रखना, अगर आप सैंपल में देखोगे, मान लो आपको कि ये मटेरियल है, तो यहां पे किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का यहां, किसी का यहां, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, यानी कि है तो सही, बट ये कैसा है? ये आर्बिट्रीली, मतलब ये रैंडमली ओरिएंटेशन की तरीके से यहां पे प्रेजेंट है, यानी कि यहां पे रैंडम है, रैंडम ओरिएंटेशन है। ठीक है ना? यहां पे क्या है? इनका रैंडम ओरिएंटेशन है। मैग्नेटिक मोमेंट है हर एटम के पास, बट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे जीरो है। यहां पे क्या है हमारा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दी अभी हमने, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दोगे तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। ठीक है ना? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात है। पर जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखते हो,
दे ट्राई टू अलाइन अलोंग द फील्ड, इसकी वजह से अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। यानी कि जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं है इससे आपको कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? जैसे बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो उसकी फील्ड होती है ना। कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट है तो उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, पर इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पा रही है क्योंकि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड में 0 होता है। ओके, दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, these substances when placed in a magnetic field acquire a feeble magnetization in the same sense as applied। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो पहले इसके पास रैंडम ओरिएंटेशन था। कैसा ओरिएंटेशन था? रैंडम ओरिएंटेशन था। पर आप अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, मान लो आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से अप्लाई कर दी, कोई भी आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, तो इन पे टॉर्क लगेगा, इन मैग्नेटिक मोमेंट्स पे टॉर्क लगेगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टेबल में आ जाएंगे, कुछ अनस्टेबल में आ जाएंगे, बट दे विल ट्राई टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। उन सभी पे टॉर्क लगेगा, उन सभी पे टॉर्क लगेगा, दे विल ट्राई टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि दे फील टॉर्क, है ना। ये क्या करेंगे? दे फील टॉर्क, इनके ऊपर क्या लगेगा? दे फील टॉर्क। और जैसे इन पे क्या लगेगा हम देख सकते हैं, जैसे इन पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, तो ये पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, दे फील टॉर्क एंड अलाइन पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए तो ये इस डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, यानी कि इस केस में जो आपकी इंड्यूस फील्ड होगी, है ना, इस पैरेलल to external, this is parallel to external magnetic field। यानी कि यहां पे जो भी इंड्यूस फील्ड होगी वो एक्सटर्नल के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो ये क्या करेंगे? ये इसी डायरेक्शन में एक फील्ड और देंगे जिसकी वजह से अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे पहले फील्ड लाइन में डिस्टेंस ज्यादा था, अंदर आप देख सकते हो डेंसिटी बढ़ गई है, तो अंदर जो मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। बी नॉट का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल से ज्यादा है। आप देख सकते हो फील्ड लाइन यहां क्लोज आ गई है, मटेरियल के अंदर फील्ड लाइन ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। तो आप याद रखना, these substances when placed in magnetic field acquire a feeble यानी कि लो मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन आता है, in the same sense as applied field। Thus, magnetic lines of induction inside the substances is slightly greater than the outside. Okay. These substances are attracted towards the region of stronger magnetic field when placed in a non-uniform magnetic field. They move from weaker to strong। यानी कि यहाँ पे उल्टा फिनोमिना है। यानी कि अगर हम कहें कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, ठीक है, इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, लेटस से ऐसे है, तो अगर आप कोई मटेरियल यहां पे रख देते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे कोई मटेरियल रख दिया और ये कैसा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक। ये आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहां पे रख दिया लेटस से, तो क्या होगा अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे? यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आप रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वीक है। मैं वीक बी लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रॉन्ग बी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ये मटेरियल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में फील करेगा? इधर, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करता है, वो स्ट्रॉन्ग टू वीक करता था डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। इफ अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज फिल्ड इन अ नैरो यू ट्यूब, तो इसमें भी हम देख सकते हैं क्या होगा। इसमें हम इसको नैरो यू ट्यूब में रखेंगे तो क्या होगा? And one limb is placed between the poles of the electromagnetic such that the level of the liquid in the line of the field, then the liquid rise। उसमें फॉल हो रहा था, इसमें राइज करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ यू शेप ट्यूब ले लें जैसे कि उसमें ली थी, यहाँ पे भी अगर आप कंसीडर कर लें इस तरीके से, और फिर आप क्या करें, इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? जैसे ही आप फील्ड ऑन करोगे, मान लो आपने यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ पे आपने एक मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और ये लेवल कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यही ऊपर लिखा हुआ है।
जैसे आप फील्ड ऑन करोगे लेवल इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करने की जगह यहां पे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। यहां पे डिक्रीज नहीं करेगा, यहां पे मेरा लेवल कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ओके अच्छा, एक और तरीके से एक्सपेरिमेंट कई बार देखते हैं, मैं पैरामैग्नेटिक और इसको एक बार कंपेयर भी करके दिखाता हूं आपको। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को अगर हम ध्यान से देखें, कई बार वो क्या करता है, इस तरीके से हम कोई लिक्विड ले लेते हैं, पैरा और डाया लिक्विड ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे नीचे मैग्नेट रख दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख दी यहाँ नीचे नॉर्थ, और मान लो यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कैसी फील्ड है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई। पोल्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई। तो अगर आपने यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, कैसा सब्सटेंस रखा है, पैरामैग्नेटिक एक लिक्विड लिया आपने, तो आपने यहाँ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इसके अंदर ले लिया, तो आप जानते हो क्या होगा, वो इससे रिपल्शन फील करता है ना। वो क्या करता है, इससे रिपल्शन फील करता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपको क्या मिलेगा, एजेस पे ज्यादा हो जाएगा, है ना। वो एजेस पे ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ले लेगा, वो यहाँ पे कम होने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आपको इससे दूर मिलेगा, तो लिक्विड इससे आपको दूर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो रिपल्शन फील करेगा, यानी कि लिक्विड यहां पास नहीं आएगा, लिक्विड इस रीजन से दूर जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि यहां पोल्स के पास लिक्विड नहीं आएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको, सॉरी ये डाया था, पैरा नहीं था, रिपल्शन डाया में होता है ना, मैंने गलती से पैरा लिख दिया, ये डाया है, डाया में रिपल्शन होता है, तो ये डाया मैग्नेटिक है। तो अब हम पैरामैग्नेटिक की अगर बात करें, वो तो अट्रैक्ट होता है ना, डाया रिपेल होता है और पैरामैग्नेटिक तो अट्रैक्ट होता है। तो अब पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, उसमें अगर आप नीचे पोल्स क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा, ये तो अट्रैक्ट होता है, ये ज्यादा से ज्यादा यहां रहने की कोशिश करेगा, यानी कि मैक्सिमम कोशिश इसकी ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विड यहां आ जाए, इस तरीके से ये यहां आने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विड इस रीजन में आने की कोशिश करेगा, वो एजेस पे कम जाएगा, ये दूर जाने की कोशिश कर रहा था, ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम लिक्विड चाहेगा वो इधर रहे, ठीक है ना। यहां पे मैक्सिमम लिक्विड चाहेगा वो इस पोल्स के पास आ जाए, ठीक है ना। कई बार अलग अलग तरीके के डायग्राम आते हैं, बट कंक्लूजन ये है, आपको याद रखना है, डाया रिपल्शन फील करता है, पैरा अट्रैक्शन फील करता है, उसके हिसाब से आप राइट चॉइस करके आ सकते हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप सही चॉइस मार्क करके आ सकते हो। For paramagnetic substance, the relative permeability is slightly greater than 1. Magnetic susceptibility is positive. पहली बात, magnetic susceptibility यहां पे पॉजिटिव है बट स्मॉल है, पहले तो याद रखना, पॉजिटिव तो है बट स्मॉल है, ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यू है। और अगर आप म्यू आर की बात कर रहे हो, आपको पता है म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काई टाइम्स म्यू नॉट, तो इसलिए जो मेरा म्यू आर है वो म्यू नॉट से बड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है अट्रैक्शन होता है बस थोड़ा सा। आई एच कर्व कैन बी गिवन एज, इसका आई एच कर्व कैसा बनेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें आई वर्सेस एच कर्व अगर आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहां पे आई इज इक्वल्स टू काई टाइम्स एच है, ठीक है ना, आई इज इक्वल्स टू काई टाइम्स एच है, और काई कैसा है, पॉजिटिव है, काई कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका कर्व भी इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज लो इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज लो, इसमें क्या होता है, क्यूरीज लो में इसकी जो हमारी काई की वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो काई कम हो जाएगा। हमने वैसे भी देखा था मटेरियल्स में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें या मटेरियल्स की बात करें, जितना टेम्परेचर कम हो वो उतना अच्छा होता है ना। यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे तो यहाँ पे इसका काय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कम टेम्परेचर पे काय ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जो काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला होता है Q, ये होता है C डिवाइडेड बाय T, ठीक है। यहाँ पे C को ही हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इसी तरीके से बनता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व बन जाता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कम टेम्परेचर पे सक्सेप्टिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पे कम है।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो दीज आर द सब्सटेंस दो आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये वीकली नहीं है, ये पैरा का बड़ा भाई है ना, ये पैरा से थोड़ा सा महान है, ये पैरा से ऊपर है। मतलब डायामैग्नेटिक तो रिपेल करते थे, पैरा अट्रैक्ट होते थे, बट ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है। सच सब्सटेंसेज आर आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज। आप देख सकते हो इसमें कोई लिक्विड आपको नजर नहीं आ रहा है, जनरली सॉलिड्स ही होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में तो नहीं नजर आते हमें। तो आपको ये मटेरियल्स नजर आएंगे। दीज सब्सटेंसेज रिसेंबल टू हाई डिग्री विद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एज रिगार्ड टू देयर बिहेवियर। अब ना कई बार इसको पैरामैग्नेट से रिलेट करने की कोशिश की जाती है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसके अंदर एक स्पेशल चीज आती है, वो आती है डोमेन्स। इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, डोमेन्स के बारे में आपसे पूछता है। डोमेन्स का मतलब है जैसा पैरामैग्नेटिक में आपको मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इसमें भी है ना। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, तभी ये मैग्नेटिज्म शो कर पा रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पे, और यहां पे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे आपके क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो आपने देखा वहां ग्रुप बन जाते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना। एक जैसे सोचने वाले लोग एक साथ बैठ जाते हैं, है ना। शैतान बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, पढ़ाकू बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, होता है ना। वैसे इसके अंदर भी होता है। यानी कि हमने देखा कि एक ऐसे है, ये भी ऐसे है, इसका भी है, तो ये इन्होंने ग्रुपिंग करके कहा कि चलो एक साथ बैठते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक रीजन होता है जहां एक जैसे डाइपोल मोमेंट वाले एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एक साथ बैठ जाते हैं, यानी कि इस तरीके की डोमेन्स बन जाती है, इनको हम बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाती हैं, डोमेन्स बन जानी है। डोमेन्स का मतलब है एक जैसे मैग्नेटिक मोमेंट, एक जैसे दिखने वाले मैग्नेटिक मोमेंट एक जगह पे एक साथ कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ डोमेन्स सी क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। ये डोमेन्स मैंने ऐसे बना दी, और इनका साइज काफी बड़ा हो सकता है, मिलीमीटर्स तक जा सकता है, इनका साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। काफी बड़े रीजन में ये फैल जाती हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड डोमेन्स, ठीक है ना। सेम मैग्नेटिक मोमेंट, रीजन ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब उन मटेरियल्स का जिनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारी डोमेन बनती है, जिनका साइज मिलीमीटर सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, वैसे ज्यादातर मिलीमीटर तक लिखा जाता है, यहां तक पहुंच जाता है ना। पर है रेंडमली, मतलब अभी भी इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रही। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाएगा, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि अभी भी अगर आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखो वो तो जीरो ही है। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड इसको नहीं दी है, सो नो मैग्नेटिज्म अंदर, है ना, नो मैग्नेटिज्म इनसाइड, है ना। यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, नेट मोमेंट जो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो है। बट जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाओगे तो ये एकदम से सारी डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा, पैरामैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। सो जैसे ही आप क्या करते हो, दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, अगर आपने हल्की सी भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दे दी तो इन पे टॉर्क लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये टॉर्क लगेगा, ये फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आएगा। इसलिए यहां पे लिखा है दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय इवन वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप रीजन समझना चाहते हैं तो इसका रीजन है ड्यू टू टॉर्क ऑन डोमेन, they align parallel to external field, ठीक है ना, they align parallel to external magnetic field। स्ट्रॉन्ग डोमेन, जो इतने सारे डोमेन्स हैं उन पे फोर्स लगेगा तो वो पैरेलल हो जाएंगे, टॉर्क लगेगा, सॉरी। द रिलेटिव परमियाबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड इज ऑर्डर ऑफ 100 and 1000, यानी कि इसकी जो परमियाबिलिटी है, एक्चुअली इसकी जो सक्सेप्टिबिलिटी है वो लार्ज है, 100 से 1000 टाइम्स है, यानी कि यहां से जो म्यू आर है ये भी बहुत ज्यादा है,
किससे? म्यू, ये जो मेरा म्यू है टोटल, वो किससे ज्यादा है? म्यू से, म्यू नॉट से ज्यादा है। जैसे पीछे वाले केस में तो हम देख रहे थे, यहाँ पे हमें अलग चीज नजर आ रही थी। पीछे वाले केस में क्या था? म्यू आर नहीं, सॉरी यहाँ पे म्यू लिखना था, एक सेकेंड, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है ना। म्यू आर जो है हमारा वो तो हमें दिख ही रहा है, बट म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट लिख देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, म्यू आर में भी यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। और अगर आप म्यू लिख रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं म्यू आर 1 प्लस काय। अब ठीक है, ठीक है ना, म्यू आर इज 1 प्लस काय और म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर 1 प्लस काय। मुझे लग ही रहा था यहाँ हमने कुछ जल्दबाजी में गलत लिख दिया, बट अब ठीक है, ठीक है। तो म्यू इज वेरी मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, ठीक है ना। आपको पता है ना यहाँ रिलेशन क्या है? जो म्यू आर है वो 1 प्लस काय होता है, जो म्यू होता है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, यानी कि म्यू नॉट 1 प्लस काय, ये म्यू की वैल्यू है। द ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, ये हमने देख ही लिया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, ये बिल्कुल क्यूरी लॉ पे डिपेंड नहीं करते उस तरीके से जैसे कि वो कर रहे हैं, वैसे क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। इसके लिए अलग क्यूरी लॉ बनेगा, मैं दिखाऊंगा इसके लिए क्या लॉ बनता है, बट ये उस तरीके के क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। आप ऐसा नहीं कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे हाइपरबोला वाला ग्राफ आएगा, वैसा नहीं आएगा। कैसा आएगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। Susceptibility decreases with steadily decrease in temperature above a certain temperature known as Curie temperature, the ferromagnetic become paramagnetic। यानी कि यहां पता है क्या होता है, यहां पे ये पहले तो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, पर यहां पे बहुत सारी आपने देखा था डोमेन्स हैं। आप समझना ध्यान से, यहां पे बहुत सारी डोमेन्स हैं। ये पैरामैग्नेटिक जैसे ही है, बट इसके अंदर डोमेन्स है। पैरामैग्नेटिक में डोमेन नहीं होती, इसमें डोमेन है। इसके अंदर डोमेन है, उसमें नहीं थी। तो यानी कि फर्क इसमें और पैरामैग्नेटिक में यही था। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डोमेन ब्रेक हो जाएगी। तो डोमेन क्या हो जाएगी? ब्रेक। यानी कि हाई टेम्परेचर पे डोमेन ब्रेक हो जाएगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। समझना ध्यान से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी आप याद रखना हाई टेम्परेचर पे डोमेन ब्रेक हो जाएगी और डोमेन ब्रेक होते ही फिर ये पैरामैग्नेटिक जैसा ही दिखेगा और उसके बाद क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? जब T ग्रेटर देन TC हो जाए तो ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर है जिसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेट में। यानी कि एक हाई टेम्परेचर के पे इसकी डोमेन ब्रेक हो जाती है और ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टेम्परेचर का जो नाम है वो है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। उससे पहले ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखा रहा था, बाद में इसका मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने इनकी कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करो तो इसकी ये सक्सेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में हो सकती है। -1 हमें पता है सुपर कंडक्टर की होती है। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। इसके लिए म्यू म्यू नॉट से कम है। पैरामैग्नेटिक के लिए जो काय है वो बहुत छोटा है ना, 0 से 1 के बीच में है। काय एक पॉजिटिव नंबर है, उसने बता दिया। काय मान लो 0.01 या 1 2 3 ऐसा एक छोटा सा नंबर दे दिया है। तो यहां से जो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से 1 प्लस ई के बीच में, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगी और म्यू म्यू नॉट से बड़ा है। ये ऐसी एक छोटा सा नंबर ले रखा है, कहीं कंफ्यूज मत होना ये क्या है एप्सिलॉन, ये जस्ट छोटा सा नंबर है, परमिटिविटी नहीं है, ऐसे कोई छोटा नंबर, आप इसको एक्स भी लिख सकते हो। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो सक्सेप्टिबिलिटी है वो 1 से बहुत बड़ी है, 1000 100 टाइम्स। तो म्यू आर भी 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा और म्यू म्यू नॉट से बड़ा हो जाएगा। ये चीजें हमने पहले भी देखी है, ठीक है ना, पर यहां मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दिया इसके लिए। हिस्टरेसिस लूप, अब हिस्टरेसिस लूप क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट एक सेकेंड, अगर हम हिस्टरेसिस लूप से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा। एक सेकेंड, हिस्टरेसिस लूप से पहले मैं आपको इसका क्यूरी लॉ बताना चाहूंगा फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसे लगेगा, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है ना, तो पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा क्यूरी लॉ देख लेते हैं। यहाँ क्यूरी लॉ फॉलो कैसे करेगा, क्योंकि जब तक ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा फेरोमैग्नेटिक, तब तक क्यूरी लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिपेंडेंस देखोगे काई की, ये होती है कुछ C टाइम्स, या C डैश एक कांस्टेंट अलग होता है यहाँ पे, T माइनस TC, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। यहाँ पे जो काई का फॉर्मूला है ये होता है C डैश टाइम्स T माइनस TC। TC का मतलब यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर है? क्यूरी टेम्परेचर को ही हम यहाँ पे TC कह रहे हैं। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता है? यहाँ पे ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, किसके लिए कर रहे हैं ये, किसके लिए बना रहे हैं हम ग्राफ?
फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है ना, फॉर फेरोमैग्नेटिक। ये क्यूरी, अगर आपसे कोई बोले क्या ये क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, तो आप कहोगे आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉर फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। तो आप पहले देखोगे क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बट एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, इससे पहले ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बट एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको आप यहां पे टीसी लिख सकते हो, उसके बाद आप ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। इससे पहले ये ग्राफ नहीं बनेगा, इसके बाद बनेगा, यानी कि जब आपका टेम्परेचर, ये कर्व कब बनेगा, फॉर टी ग्रेटर देन टीसी। जब आपका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो ये पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये क्यूरी लॉ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू हिस्टेरेसिस लूप, ये हमारे लिए सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के लिए ही होता है, ये फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओनली। जो भी अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए पढ़ने वाले हैं। इनमें थोड़ा सा ना क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो यहाँ पे हर बार सेम पाथ फॉलो नहीं होता। यानी कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे क्लासरूम है, अब टीचर ने एक दिन बच्चों को बिठाया, तू यहाँ बैठ जा, वहां बैठ जा, तू वहां बैठ जा, वहां बैठ जा। अगले दिन टीचर आया तो बच्चे उस डायरेक्शन बैठे तो हैं क्लास में, पर अपनी अपनी सीट्स पे नहीं बैठे, है ना, हो जाता है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ पे भी है, पहले कोई मटेरियल था, मान लो वो बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं था, आपने उसको मैग्नेटाइज किया, फील्ड बढ़ाई, मैग्नेटाइज किया, उसके अंदर फील्ड बढ़ी, फिर अगर आपने फील्ड को घटाया तो वो जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से घटे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से घटे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस पाथ से वो बढ़ता है उस पाथ से रिड्यूस नहीं होता, यानी कि वो सेम पाथ पे नहीं चलता, इसी को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। और यहां पे अगर हम एक पूरी जर्नी में उसको एक बार मैग्नेटाइज करें, एक बार डीमैग्नेटाइज करें, तो वहां से एक लूप बनता है जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये मैंने रिटर्न में रखी है, तो आपको घबराना नहीं है, वो मिल जाएंगी, है ना। समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक मटेरियल ले लेता हूं। मान लो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हमने एक मटेरियल ले लिया है ना, और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अभी ये डीमैग्नेटाइज है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। और यहां जो मैं ग्राफ बना रहा हूं इसको हम बोलेंगे बी एच कर्व। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एच का मतलब जो हमारी इंटेंसिटी है ना, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के लिए एच लगाया है और जो टोटल फील्ड अंदर आएगी उसके लिए हमने बी लगाया है। तो इनिशियली अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कैसा मटेरियल था, फेरोमैग्नेट। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं है यानी कि एच जीरो है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है यानी कि एच जीरो है, तो बी भी जीरो होगा, अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। जब बाहर कोई फील्ड नहीं है तो इसके अंदर कोई फील्ड पहले नहीं थी, बट अब आपने यहां से फील्ड ऑन करी, ठीक है ना। आपने कौन सी डायरेक्शन में फील्ड ऑन करी, इस डायरेक्शन में अपनी फील्ड को ऑन करा, तो धीरे धीरे क्योंकि आप एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाओगे, इसके अंदर भी फील्ड बढ़ेगी, यानी कि ये बढ़ना स्टार्ट होगा। ये क्या होगा, इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पर थोड़ी देर के बाद क्या आ जाता है, सैचुरेशन, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। यहां पे सैचुरेशन का मतलब ये है, इसके बाद आपकी फील्ड और नहीं बढ़ती, ठीक है ना। इसके बाद और इंडक्शन नहीं होता। कब तक इंडक्शन होगा, जब तक सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। फील्ड तब तक अंदर बढ़ती है जब तक सब डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं आ जाते। एक बार सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए तो अंदर फील्ड नहीं बढ़ेगी। अंदर फील्ड बढ़ने का जो कारण है वो भी यही है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसके पैरेलल आ रहे थे, यही कारण था अंदर। इसलिए यहां पे भी आप याद रखना, जब आप एक्सटर्नल फील्ड यहां पे अप्लाई करोगे तो डोमेन इसके पैरेलल, कोई डोमेन इधर है कोई डोमेन इधर है, वो जब तक इसके पैरेलल नहीं आ जाते तब तक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है ना। सो आप याद रखना, फील्ड तब तक बढ़ती है जब तक सारे डोमेन पैरेलल नहीं आ जाते, है ना। तो आप यहां चाहे इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, फील्ड इनसाइड तब तक इंक्रीज करेगी, तब तक इंक्रीज करेगी जब तक सारे डोमेन्स फील्ड के पैरेलल ना हो जाए, फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। जब तक वो फील्ड के पैरेलल ना हो जाए तब तक बढ़ेंगे। एक बार सारे पैरेलल हो गए तो फील्ड नहीं बढ़ेगी। यानी कि सैचुरेशन का मतलब क्या है, ऑल डोमेन्स आर पैरेलल टू फील्ड। अब फील्ड और ज्यादा नहीं बढ़ेगी अंदर, ठीक है ना। अब आपकी फील्ड और ज्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि सारे डोमेन क्या हो गए,
पैरेलल। फिर आपने कहा कि चलो फील्ड हमने बहुत बढ़ाई, पहले फील्ड 0 थी, फिर धीरे धीरे 1 टेस्ला दी, 2 टेस्ला दी, 3 टेस्ला दी, अंदर भी फील्ड बहुत बड़ी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था बहुत बड़ी, बट एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, बट एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो ये सैचुरेशन वैल्यू है ना, इससे ज्यादा फील्ड इसकी नहीं हो सकती। अब हमने कहा कि एक काम करते हैं, अब हम फील्ड को कम करते हैं। मानो मैंने यहां 0 से 1 की थी, 2 की थी, 10 की थी, 100 की थी, 1000 टेस्ला तक की। अब मैंने कहा चलो घटाते हैं, है ना, अब हम क्या करते हैं, फील्ड को कम करते हैं। मैंने 1000 टेस्ला तक बढ़ाई थी, मैंने मान लो 1000 टेस्ला फील्ड दी थी, तो यहां तक पहुंच गए थे। अब मैंने कहा कि अब इसको कम करते हैं दोबारा से 900, 800। तो आप सोच रहे हो ये दोबारा से कर्व इसी पाथ पे आएगा? नहीं, यही हिस्टैरिसीस लूप है, कर्व इस पाथ से वापस नहीं आएगा। अब जो कर्व वापस आएगा ना वो अलग पाथ से आएगा। अब जो कर्व आएगा वो ऐसे आएगा, यानी कि इस तरीके से, इस पाथ से। इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहां से यहां बनाया है इसका रिटर्न करने का पाथ ये है। यानी कि अब आप देख सकते हो आपकी फील्ड बहुत ज्यादा आपने कम करी, बट अब आपको ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है कंपैरेटिवली पहले के। यानी कि अगर आप अपनी एक्सटर्नल फील्ड को 0 कर दो, आपने यहां से 0 से स्टार्ट की थी, 10, 100, 200, 300, 400, 1000 तक की थी, फिर आप कम कर रहे हो 1000 से 900, 800, 700, 600, 500, 0 कर दो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसी फील्ड 0 करो अंदर मैग्नेटाइजेशन गायब हो जाए। ऐसा नहीं होता। यानी कि एक बार आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया और फील्ड को बंद कर दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। इस रह जाने को बोलते हैं रिटेंटिविटी। कितना रिटेन किया, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, वैसे आपके दिमाग में कुछ नहीं है ना, आपको कुछ नहीं आता, मैंने आपको पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, आपके दिमाग में आता गया, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, तो आपको सब कुछ याद नहीं रहा, पर कुछ तो रिटेन रहा, है ना, कुछ तो रिटेंशन रहा। 100% तो नहीं रहता, कुछ तो रिटेंशन रहा, इसमें भी यही है। तो जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बंद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब यहां पे अंदर मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगा, अब इसके अंदर कुछ रिटेन रह जाएगा। इसी पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी, है ना। ये जो ऊपर पॉइंट है इसी का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, जो यहाँ पे आपकी फील्ड बच गई है, इसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी का मतलब कितना हिस्सा उसका रिटेन रखा हमने, कितनी एक्सटर्नल फील्ड बंद करने के बाद कितनी फील्ड अंदर रिटेन रही, वो रिटेंटिविटी है। फिर आपने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब इसके अंदर कुछ फील्ड रिटेन हो गई, है ना, आपने कहा अब इसके अंदर फील्ड रिटेन हो गई, अब तो मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड दी नहीं, पर अंदर कोई ना कोई फील्ड है, क्योंकि जो डोमेन है कुछ ना कुछ अभी भी पैरेलल ही अलाइंड है। आपने फील्ड बंद कर दी, बट थर्मल मोशन की वजह से रैंडम होना चाहिए था उनको, बट 100% रैंडमाइज नहीं हुए, तो बिल्कुल रैंडम नहीं रहे। इसका मतलब है कुछ कुछ वहां पे अभी भी पैरेलल है, मतलब अभी भी कुछ डोमेन राइट साइड की तरफ अलाइन है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ फील्ड रिटेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा भैया अब इसको 0 करना पड़ेगा, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। अब हमने क्या करा, अब हमने रिवर्स फील्ड देनी स्टार्ट कर दी। अब जो हमने फील्ड देनी करी वो हमने रिवर्स फील्ड अप्लाई कर दी। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 0 हो जाए, यानी कि इसके अंदर ये दोबारा से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाए। तो अब हमने रिवर्स फील्ड दी, तो अब हमने रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड दी, तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसपे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में एक फील्ड आएगी, इसको बोलते हैं कोरेसिविटी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोरेसिविटी। ठीक है, सेकेंड, दिस पॉइंट इज नोन एज कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जो हम फील्ड दे रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी फील्ड दे दें कि इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना, इतनी फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में दे दें, क्योंकि इसके अंदर फील्ड 0 करने पे, एक्सटर्नल फील्ड 0 करने पे अंदर वाली फील्ड 0 नहीं भी थी, पहले कुछ नहीं दिया था तो 0 थी, बट जैसे आपने फील्ड दी अंदर बन गई, फिर आपने फील्ड हटा के देखी तो भी इसके अंदर 0 नहीं हुई, तो इसने कुछ रिटेन किया, और उसको 0 करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमने फील्ड दी है, तो ये यहां पे 0 हो गया। अब आपने और फील्ड बढ़ाई तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसका मैग्नेटाइजेशन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, तो ये इस पाथ पे जाएगा। फिर आप फील्ड कम करने की कोशिश करोगे दोबारा से, अब आप कहोगे कि हम दोबारा से फील्ड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब हम इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ फील्ड बढ़ाते जा रहे थे, तो पीछे की तरफ सैचुरेशन आ गया। अभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, पीछे की तरफ सैचुरेशन आ गया। फिर आप फील्ड को कम करो, आप कम कर रहे हो, आपने एक्सटर्नल फील्ड 0 कर दी, तो फिर दोबारा से आपको यहां रिटेंटिविटी मिली, जैसे ऊपर रिटेंटिविटी मिली थी अब नीचे रिटेंटिविटी मिलेगी। फिर आपको नजर आएगा कि सर अब तो अप्लाइड फील्ड है ही नहीं, हमने तो इस डायरेक्शन की फील्ड भी बंद कर दी, बट अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है। पहले आपने इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाई थी और फील्ड को बंद किया था, तो ये राइट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया था। अब आप रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाते गए, पहले तो मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया, आप और बढ़ाते गए,
फिर सैचुरेशन आ गया, फिर आपने कहा चलो अब कम करते हैं, फिर आपने कम करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया, फिर आपने इस डायरेक्शन की फील्ड को जीरो कर दिया जो आपने इस डायरेक्शन में दी थी, और फिर कुछ रिटेन रह गया, तो ये रिटेंटिविटी हो गया। ठीक है ना, ये भी रिटेंटिविटी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको भी आप रिटेंटिविटी ही कह सकते हो। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आप कहोगे चलो सर और अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ फील्ड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये कर्व यहाँ से मिलेगा, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड दोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड देने से इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। फिर आप और फील्ड बढ़ाओगे तो ये इस पाथ पे चला जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो लूप है, जिसको मैं एक कलर से दिखा सकता हूँ, ये इस तरीके से, ये ऐसे करके जो पाथ जा रहा है ना, इसी लूप को हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ठीक है ना, ये शुरू तो ऐसे हुआ था, पर उसके बाद ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और हमेशा अब इस लूप को ही फॉलो करेगा। यानी कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जितना मोटा ये लूप होगा उतना हीट लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे लॉसेस एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है आप यहां से चलो, यहां पे आओ, फिर यहां से चलो, फिर यहां पे आओ, एक बार मैग्नेटाइज करो, डीमैग्नेटाइज करो। मैग्नेटाइज का मतलब आप पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन दे रहे थे, तो आप मैग्नेटाइज कर रहे थे, फिर रिवर्स डायरेक्शन में देके डीमैग्नेटाइज कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। अगर आप इस साइकिल को कंप्लीट करते हो तो एक लूप बनता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, शुरुआत हुई थी यहां से, फिर आपने फील्ड को कम किया तो आप यहां पहुंचे, उसने कुछ रिटेन की, रिटेंटिविटी। फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दी, तो आपने फील्ड इतनी दी कि यहां पे मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। फिर आपने रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाया तो यहां पे सैचुरेशन आ गया। फिर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड दी ताकि आप इसको जीरो कर सको। तो आपने देखा ध्यान से, जब आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ फील्ड मतलब सॉरी, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दी नहीं, यहां अभी आपने फील्ड को कम किया, कम किया, कम किया, तो यहां रिटेन हुआ। फिर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड दी, यहां से यहां तक आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड दे रहे हो। ठीक है ना, यहां से यहां तक आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड दे रहे हो। फिर से जो भी इस लाइन के राइट साइड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है, जो इस लाइन के लेफ्ट साइड है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक रिवर्स फील्ड है, यहां से लेके यहां तक और यहां से ले यहां तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है। ठीक है ना, और ये एरो हमें दिखाते हैं हम किस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो यहां पे इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस, ये इसकी डेफिनेशन है। जो यहां पे लूप होता है, इसका एरिया याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या देता है, एरिया ऑफ लूप हमें बताता है एनर्जी लॉस पर साइकिल। एनर्जी लॉस पर साइकिल, एक साइकिल में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो इसका एरिया हमें आइडिया देता है। जिसके लिए हिस्टेरेसिस लूप ज्यादा है उसमें हर साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में आपको एनर्जी का लॉस हीट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट, उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो भी चीजें मैंने अभी सिखाई हैं वो ये है। जो भी मैंने इतना सब कुछ बोला है ना, मैंने कहा था मैं जरूर लिखवाऊंगा भी, इतना सब कुछ मैंने बोला पर इसको लिखवाने का टाइम नहीं है, तो हम इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे रिटेंटिविटी के बारे में बोला है, उसने सबसे पहले समझाने की कोशिश की है। ये देखो, इस डायग्राम को आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले आप ओ से, ठीक है ना, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे, आप ओ से ए गए हो, ए से सी गए हो, तो उसने यही समझाने की कोशिश की है एट सी। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट, एट सी। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या है, रिटेंटिविटी। इस पॉइंट का नाम क्या है, रिटेंटिविटी। यहां पे आपके मटेरियल के अंदर की फील्ड, बी का मतलब है मटेरियल के अंदर की फील्ड जीरो नहीं है। बी का मतलब क्या है, नेट फील्ड मटेरियल के अंदर, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल, मटेरियल या फिर जो भी हमने सैंपल लिया है उसके अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं है। द डोमेन्स आर नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज। यहाँ पे अब डोमेन रैंडमाइज नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ डोमेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से नेट फील्ड अंदर जीरो नहीं है। ऑल्दो एक्सटर्नल ड्राइविंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, एक्सटर्नल फील्ड को हमने यहाँ बंद भी कर दिया, बट अंदर की फील्ड जीरो नहीं हुई। तो ओसी जो हमें वैल्यू देता है, इसी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है इसकी, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। कोरिसिविटी होती है डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस में, यानी कि कोरिसिविटी तब आती है जब आप इसको यहां से यहां तक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दे रहे हो। पहले आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, फील्ड बंद करने पे भी वो कुछ मटेरियल, कुछ मोमेंट अभी भी फॉरवर्ड में है, उनको दोबारा से रैंडम करना है, यानी कि डीमैग्नेटाइज करना है।
तो सी से डी जो मेरी डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस है, इसमें उसने समझाया व्हेन द करंट इज रिवर्स एंड स्लोली इंक्रीज सर्टेन डोमेन्स आर फ्लिप्ड अंटिल द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्टैंड्स नलिफाइड, द वैल्यू ऑफ एच एट दिस पॉइंट इज कोरिसिविटी। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कोई वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, हो सकता है सोलेनोइड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, पहले सोलेनोइड में क्लॉकवाइज करंट दिया जा रहा हो ताकि इस डायरेक्शन में फील्ड हो, फिर हम करंट को कम करके जीरो कर रहे होंगे, ठीक है, और फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे होंगे। तो ये वाला डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस है। हाई कोरिसिविटी हार्ड सब्सटेंस जैसे कि स्टील में होता है, लो कोरिसिविटी अगर हम ध्यान से देखेंगे सॉफ्ट सब्सटेंस जैसे कि सॉफ्ट आयरन में आपको देखने को मिलेगा। कोरिसिविटी आपको आइडिया देती है कि आप क्या रिवर्स फील्ड देते हो, यानी कि किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आपको मैग्नेटाइज दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसका नॉर्थ पोल आगे है, साउथ पोल पीछे है, तो आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड दोगे ताकि उसके पोल्स गायब हो जाए। पोल्स को गायब करने का जो प्रोसेस है ये डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है, और कितनी फील्ड आपको उसको डीमैग्नेटाइजेशन करने में दी जाएगी वो कोरिसिविटी होती है। ठीक है ना, कोई चीज अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, आप चाहते हो डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो रिवर्स डायरेक्शन में आप एक फील्ड दोगे, उसी को आप कोरिसिविटी का नाम दोगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे आप याद रखना जो BH कर्व है वो हमें क्या देता है, एनर्जी लॉस और हीट लॉस, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप। ये मैंने पहले भी बताया था, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे स्मॉल सॉफ्ट आयरन के लिए इसका कर्व स्मॉल आता है और हायर होता है स्टील के लिए। मैं आपको इसका कर्व बना के दिखाता हूं। अगर सॉफ्ट आयरन के लिए आप ये बनाओगे, अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो कैसा दिखेगा, फॉर सॉफ्ट आयरन ये बहुत पतला कर्व दिखेगा। सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी कोरिसिविटी बहुत कम होगी, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, है पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये नीचे जाता है, ये ऐसे जाता है और ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे बनाना आसान है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन के लिए इसका कर्व बनता है। और अगर आप स्टील की बात करोगे, स्टील में अगर हम ध्यान से देखें, फॉर स्टील, स्टील में इसका अगर आप कर्व देखोगे, इसकी कोरिसिविटी काफी ज्यादा होती है स्टील की। तो स्टील में क्या होता है, रिटेंटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, कोरिसिविटी काफी ज्यादा होती है। तो इसकी जो रिटेंटिविटी है वो काफी कम होती है स्टील में एक्चुअली, ठीक है ना। स्टील में ये काफी कम आपको नजर आएगी देखने में, ये आपको काफी कम लग सकती है और होती भी है, ठीक है ना। बट इसकी जो कोरिसिविटी है वो काफी ज्यादा होती है, आपको दिखेगा ये कोरिसिविटी इसकी काफी ज्यादा है। आप देखो यहाँ तो बहुत कम है, वहां बहुत ज्यादा है। रिटेंटिविटी कहते हैं आयरन की इससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। आयरन की अभी यहाँ थोड़ी सी कम लग रही है, बट आयरन की रिटेंटिविटी स्टील से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट कोरिसिविटी जो स्टील की है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन है, अगर हम ध्यान से देखें, इसके लिए आप याद रखना सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी रिटेंटिविटी भी लो ही होती है, इसकी रिटेंटिविटी लो होती है, इसकी लो ही कोरिसिविटी होती है। मतलब रिटेंटिविटी स्टील से जरूर ज्यादा है, ग्रेटर देन स्टील है, वो अलग बात है, बट वैसे इसकी कमी होती है, ठीक है ना। यहां से अगर हम ध्यान से देखें, कोरिसिविटी भी इसकी लो है, इसका जो साई या फिर म्यू आर है वो हाई होता है, इसकी परमियाबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, इसकी हाई परमियाबिलिटी है, इसकी जो परमियाबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। स्टील की अगर हम बात करें, इसके लिए रिटेंटिविटी तो कम है, इसके अंदर रिटेंशन ज्यादा नहीं रहता, ठीक है ना। रिटेंटिविटी, इसकी रिटेंटिविटी तो बहुत कम है, पर इसकी जो कोरिसिविटी है वो हाई है, इसकी जो कोरिसिविटी है वो काफी ज्यादा है। और इसका जो म्यू है या फिर ये है, ये जो म्यू आर है लेस देन है, ये इतना ज्यादा नहीं है, लेस देन आयरन, ये आयरन से कम है, ऑब्वियसली आयरन से काफी कम है, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट किनसे बनाई जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है, यानी कि उसमें आपको रिटेंटिविटी ज्यादा चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिसिविटी चाहिए होती है, हाई परमियाबिलिटी चाहिए होती है। अगर आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो ये चीजें होती है। अब स्टील के पास ना इनमें से दो जो सबसे मेजर चीज है वो ये है हाई कोरिसिविटी। स्टील के पास हाई कोरिसिविटी है, परमियाबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा कम नहीं है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इसको रख रहे हैं तो ये भी इतना कम नहीं है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी म्यू एस लेस देन आयरन है, बट है तो इसकी हाई, है ना। परमियाबिलिटी वैसे तो इसकी हाई है, कोरिसिविटी भी बहुत हाई है, रिटेंटिविटी भी इसकी ठीक ठाक है, आयरन से कम है बट ठीक है। वैसे रिटेंटिविटी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बट आयरन से कम है।
तो परमानेंट मैग्नेट बनाने में इन मटेरियल की यूज होता है जिन पे हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, हाई परमिएबिलिटी हो। हाँ, आयरन से कंपेयर करोगे स्टील को तो उसकी कोरेसिविटी आयरन से ज्यादा है, दोनों चीजें आयरन से कम है, बट कोरेसिविटी ज्यादा होने से ये अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनता है। आयरन परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज करते क्योंकि उसके पास, सॉफ्ट आयरन के पास जो है ना, ये चीजें बहुत कम है। सॉफ्ट आयरन के पास रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी काफी कम है, इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाते। ठीक है ना, इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, स्टील हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, बट दिस इज ओवरवेटेड बाय मच स्मॉलर कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। मतलब वो यही बताना चाह रहा है, इसकी रिटेंटिविटी जरूर सॉफ्ट आयरन से कम है, बट इसकी कोरेसिविटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अगर हम बात करें, इसको हम टेम्पररी मैग्नेट्स भी कह सकते हैं। जैसे वो परमानेंट मैग्नेट था, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे टेम्पररी मैग्नेट्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे टेम्पररी मैग्नेट्स हैं। मटेरियल शुड हैव हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, यानी कि इनकी परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट आयरन की है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय वाइंडिंग क्लोजली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इंसुलेटेड कॉपर ओवर अ सॉफ्ट आयरन, यानी कि जैसे सोलोनॉइड बनता है, आप सॉफ्ट आयरन के ऊपर ऐसे सोलोनॉइड के रैप्स कर दो तो ये क्या बन जाएगा, अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। यानी कि हम यहाँ ज्यादा रिटेंटिविटी नहीं चाहते, हम यहाँ चाहते हैं परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनने के लिए परमेबिलिटी ही आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा होना चाहिए जो सॉफ्ट आयरन में है। इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, हम चाहते हैं हम जब मर्जी चाहे इनका मैग्नेटिज्म खत्म कर सके, इसलिए हम चाहते हैं लो रिटेंटिविटी रहे। आप सोच रहे होंगे रिटेंटिविटी कम क्यों चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो तब तक मैग्नेट रहे, इलेक्ट्रिसिटी बंद करते मैग्नेटिज्म गायब हो जाए, और जब मैं चाहूं इसके पोल्स बदल सकूं। पोल्स जल्दी बदलना चाहता हूं इसलिए लो कोरेसिविटी चाहिए, और करंट बंद करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये मैग्नेट ना रहे, इसलिए लो रिटेंटिविटी चाहिए। और हाई परमेबिलिटी इसलिए चाहिए कि जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो बहुत अच्छी मैग्नेट की तरह बिहेव करे। ठीक है, इसलिए परमेबिलिटी हाई चाहिए। अब यहां कुछ क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें। पहला स्टेटमेंट कहता है फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस काय -1 से 0 के बीच में होता है, क्या ये सही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीक पार्ट ऑफ द फील्ड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हम लोगों ने देखा था ना, एक्सटर्नल फील्ड में रखने के से ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ये सही है। ये हम लोग डायमैग्नेटिक के लिए जानते हैं। एक बात याद रखना, डायमैग्नेटिक, एक चीज याद रखना, मैं इसमें जरूर एक पॉइंट ऐड करूंगा। आपने 3 तरीके के मटेरियल पढ़े हैं ना, तो डायमैग्नेटिज्म हर एक मटेरियल में होता है। ठीक है ना, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल फिनोमिना, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी होगा। ठीक है ना, याद रखना है ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। इसका मतलब है अगर आप कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हो उसमें भी कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म होगा, आप फेरोमैग्नेटिक ले रहे हो उनमें भी होगा, बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ डायमैग्नेटिज्म हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डायमैग्नेटिज्म होता है बट बहुत कम होता है, पैरामैग्नेटिक उसको ओवरवे कर जाता है, यानी कि वो जीत जाता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी डायमैग्नेटिज्म की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी होती है, बट फेरोमैग्नेटिज्म उसमें इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो फिनोमिना आपको ज्यादा नजर आता है। यानी कि डायमैग्नेटिक होता तो सब में है, ठीक है ना, ये होता सब में है। दिस प्रेजेंट इन एवरी मटीरियल, है ना, दिस प्रेजेंट इन एवरी मटीरियल, दिस इज प्रेजेंट इन, ये हर एक मटीरियल में होता है, प्रेजेंट इन एवरी मटीरियल, हर मटीरियल में डायमैग्नेटिज्म होगा ही होगा। बट फिर हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में कैसे समझाएंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पैरामैग्नेटिज्म इसको डोमिनेट कर जाएगा, उसमें भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी बट पैरामैग्नेटिक वहां डोमिनेट कर जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिज्म होगा बट फेरोमैग्नेटिक वहां उसको डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। यहां पे अब ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, यहां कह रहा है फॉलोइंग प्लॉट शोस मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, देन व्हिच कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स फॉर डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए आपको पता है ये सी कर्व, ठीक है, इसके लिए काय मेरा कैसा होता है, ऐसा नेगेटिव होता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे इसके लिए कौन सा कर्व होना चाहिए, एम वर्सेस एच, ये वाला कर्व होना चाहिए, इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों सही है, ए एंड सी, ठीक है ना, इसके लिए यही होना चाहिए ना डायमैग्नेटिक के लिए, ए और सी। Assertion, electromagnets are made of soft iron. Soft iron has high permeability and low retentivity. ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है ना।
एजर्शन में बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है क्योंकि सॉफ्ट आयरन के पास रिटेंटिविटी कम है, कोरेसिविटी कम है। ऐसे ही तो हमें चाहिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेट जिन पे रिटेंटिविटी कोरेसिविटी कम हो पर परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो इसका आंसर सही है। यहां पे हमारा एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट रीजन फॉर या फिर एक्सप्लेनेशन फॉर ए। A paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. Its magnetic susceptibility at temperature 350 Kelvin is इतना, its susceptibility at 300 Kelvin is। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि क्यूरी कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो C है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट इक्वेट करना है। पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, 350 था, और पहले अगर हम ध्यान से देखें हमारी ससेप्टिबिलिटी कितनी थी, 2.8 इंटू 10 की पावर -4। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, नई वाली ससेप्टिबिलिटी जो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। और जो नया टेम्परेचर है वो मेरा कितना है, 300। यानी कि यहां से काई डैश कितना आ जाएगा, 2.8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 300। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब आपको ये सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ये अब आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। In a ferromagnetic material below the Curie temperature our domain is defined as। तो below Curie temperature क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, मतलब Curie temperature से कम टेम्परेचर पे जब वो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसका आंसर याद रखना। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली रखा हुआ आ सकता है। तो याद रखना, अगर क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो यहां पे क्या होते हैं, आपके बहुत सारे क्या बन जाते हैं, हमने बोला था डोमेन्स बन जाती है। तो डोमेन्स को डिफाइन करने के लिए आप इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, आ मैक्रोस्कोपिक, मतलब जिसको आप देख सकते हो, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर तक हो सकते हैं ना, आ मैक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ये वर्ड याद रखना, देखने में बहुत ज्यादा टेक्निकल सा लग रहा है बट इसको याद रखना। इसी तरीके से डोमेन को डिफाइन करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। यानी कि यहां डोमेन्स बन गई हैं बट नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है उन डोमेन्स की वजह से जीरो है। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब तक क्यूरी टेम्परेचर आप अटेन नहीं करते, क्योंकि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर वहां तो डाइपोल मोमेंट अलग अलग हो जाएंगे, फिर तो इसका आंसर हो जाता है यहां पे रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डाइपोल। बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे बिलो क्यूरी टेम्परेचर, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। Statement 1, susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substances increase with decrease in temperature। ये बात सही है। अगर आप susceptibility की बात करो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो कह रहा है increases with decrease in temperature। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो susceptibility इनकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। Diamagnetism is a result of orbital motion of electron developing magnetic moment opposite to the applied field। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका सक्सेप्टिबिलिटी कम हो जाती है। और आपने पढ़ा है ना क्यूरी लॉ, सक्सेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसके लिए होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो टेम्परेचर कम करना इन दोनों के लिए ही ठीक है। आपको हाई सक्सेप्टिबिलिटी चाहिए तो पैरा और फेरो में टेम्परेचर कम रखो। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू अप्लाई फील्ड। यानी कि अगर आप कोई अप्लाई फील्ड दे रहे हो तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से मोशन हो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दे। यही तो हमने देखा था, डायमैग्नेटिज्म यही है कि अगर आप किसी लूप के पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो वो अपोजिट डायरेक्शन में दे। तो यहां पे वो यही बोलना चाहता है, इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपोजिट फील्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां कुछ इंड्यूस करंट आता है। एक्चुअली ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम ईएमआई में, इसलिए अभी ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। ईएमआई में आप पढ़ोगे, जब आप एक्सटर्नल फील्ड दोगे फ्लक्स का चेंज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगा। अब करंट आता कैसे, इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही तो आता है। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि डायमैग्नेटिज्म तब आता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये असर्शन रीजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना था कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। Next question, the figure gives experimentally measured B versus H variation
इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी एंड सैचुरेशन। तो आप जल्दी से देख के बताओ यहाँ रिटेंटिविटी कितनी है। क्या आपको रिटेंटिविटी यहाँ नजर आ रही है, ये है। क्या कोरेसिविटी आपको नजर आ रही है, ये। और सैचुरेशन आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये है ना। तो रिटेंटिविटी सबसे पहले आप देखो, रिटेंटिविटी में कितना आना चाहिए आपका, 1.0 आना चाहिए। कोरेसिविटी में कितना आना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, 50 आना चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखें ये कितना होगा, ये 1.5 के आसपास, ये रहा कहीं यही है, यही होगा ना इसकी वैल्यू, ये 1.5 के आसपास होगा। क्या फोर्थ ऑप्शन है, रिटेंटिविटी ये हो गया ना, रिटेंटिविटी ये हो गया 1, ये 50 हो गया। माइनस नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी देख सकते हो कोरेसिविटी, यहां से भी आप यहां से भी देख सकते हो ना कोरेसिविटी ये। तो ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका रीजन हमने बताया था, क्या था याद करो, कौन सा ऑप्शन ठीक है। लो कोरेसिविटी हाई रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी लो परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी लो रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी हाई रिटेंटिविटी। याद है इसका आंसर था हाई परमिएबिलिटी और लो रिटेंटिविटी, ठीक है ना। आप ये मत कहना कि सर आपने कहा था आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है, वो सिर्फ स्टील से कंपेयर कर रहे थे। वैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जैसे सॉफ्ट आयरन होता है, इसकी रिटेंटिविटी कम ही होती है। स्टील की भी रिटेंटिविटी कम है, आयरन की भी कम है, बट कंपेयर करोगे तो स्टील की ज्यादा कम है। कोरेसिविटी स्टील की बहुत ज्यादा है, आयरन की कोरेसिविटी बहुत कम होती है। परमिएबिलिटी आयरन स्टील की दोनों की ज्यादा होती है, बट स्टील की आयरन से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अब दो बच्चे हैं क्लास में, होशियार हैं भाई, दोनों अच्छा कर रहे हैं, बट एक का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है तो दूसरे को नालायक तो नहीं कह दोगे ना, वही वाली बात है। तो परमिएबिलिटी दोनों में हाई है, बट आयरन की कुछ ज्यादा ही होती है। ओके, सो यहीं तक था आज का ये लेक्चर, और ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। छोटा चैप्टर था, 3 ही लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ, इसलिए आप लोगों को मैं कहूंगा कि आज के सारी स्लाइड्स को आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ें। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने फॉर्मूला रिकैप कर लिया था, इसलिए इसमें और कोई एडिशनल रिवीजन सेशन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ऐसे हम लोगों को टाइम पे सिलेबस भी करना है। छोटे चैप्टर्स में हम ज्यादा रिवाइज करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें हम लोग क्या करें, कोशिश करो ये आज जितनी जितनी स्लाइड्स हैं इसको अच्छे से डाउनलोड करो, अच्छे से रीड करो इन स्लाइड्स को। प्लस पिछले 2 लेक्चर्स की जो फॉर्मूला स्लाइड्स हैं वो आपको पता ही है, वो मैंने लिखवाई रखी हैं, फॉर्मूलास उसमें ऑलरेडी मेंशन किए हैं। अपने एक सेल्फ नोट्स जरूर बनाना, अगले चैप्टर पे मिलेंगे, जो लेंदी चैप्टर होंगे उसमें हम लास्ट में एक रिवीजन स्लाइड जरूर ऐड करते आ रहे हैं और वो करते रहेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें होमवर्क में डीपीपी सॉल्व जरूर करके रखें, जो भी आपको डीपीपी मिल रही है, प्लस मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को मैं बता देता हूं यहाँ पे, ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि ये रैंकर स्टेट सीरीज है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा, यहाँ पे गलती से मैथ्स लिखा हुआ है, तीनों के लिए ये अवेलेबल हैं। तो आप लोग इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना अच्छा आइडिया होता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चैप्टर को समाप्त करते हैं, आप लोगों को अलविदा कहते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय एवरीवन।